वेलकम टू विद नीट। मैं हूं आपकी मददी और आज मैं आपके लेकर आ गई हूं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे प्लांट्स जो है ओवरऑल अपने लिए एनर्जी कैसे लेते हैं। मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम लोग जब बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हम लोग फूड लेते हैं, फूड्स ही जो है वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे प्लांट जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, आखिर उनको एनर्जी कैसे मिलती है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो रेस्पिरेशन होती है बच्चे, उसके बारे में कि रेस्पिरेशन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होते हैं, इन्वर्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड सब्सटेंस इनसाइड द लिविंग सेल। और ये टर्म किसने आपकी कॉइन करी थी? तो ड्यूट्रोकेट ने। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, कहा गया कि रेस्पिरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके कैसा है? सेल्यूलर है भाई साहब, इसमें हमारे सेल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके अच्छा, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड मतलब कि कई सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और यह एंजाइम हमारे रेस्पिरेशन जो होते हैं उसकी जो प्रोसेसेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स होंगे। ओके तो उनको ये क्या करेंगे, एंजाइम्स जो है वो कंट्रोल करेंगे। मतलब कि ये एंजाइम्स के बेसिस पे ही ये क्या होंगे, हमारी रेस्पिरेशन की रेट या तो हाई हो जाएगी या तो लो हो जाएगी। ओके अच्छा जी, एक और चीज़ ये कही गई कि ये कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। याद कीजिए कि जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की, जहाँ आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हो कि यह एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म किया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि हमारी जो मेटाबॉलिज्म होती है इसमें क्या होते हैं, दो प्रोसेसेस शामिल होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। ओके अब हम बात करते हैं अगर कैटाबॉलिज्म की, तो ये आपकी ब्रेकडाउन वाली प्रोसेसेस होती है जहाँ पे कोई सब्सटेंस आपकी ब्रेकडाउन होती है। वहीं अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म की, जहाँ पे आपके क्या होंगे, कोई सब्सटेंस का, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। ओके और जैसा हमने कहा कि कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, वहीं पे एनाबॉलिज्म जो हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सिंथेसिस होंगे। क्या होंगे, किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस होगा। और यही मेकिंग और ब्रेकिंग की जो प्रोसेसेस होती है, आपको पता होना चाहिए कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस जो है वह होते रहते हैं, जिसके दौरान कई सारे सबस्टेंस हमारी बॉडी में बनते हैं और कई सारे सबस्टेंस ब्रेक डाउन होते हैं। ओके तो इन्हीं प्रोसेसेस को बच्चे हम लोग मेटाबॉलिज्म का नाम दिया करते हैं। ओके तो यही कहा गया कि रेस्पिरेशन जो है ये आपके कैटाबॉलिक प्रोसेस में आएगी, यानी कि इसमें सब्सटेंस की ब्रेकडाउन होगी। और याद रखेंगे, जब कुछ चीज़ ब्रेकडाउन होती है तो नए सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। यह दोनों ही रिएक्शंस जो है, ये दोनों ही प्रोसेसेस जो है वह एक साथ परफॉर्म होते हैं। ठीक है चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा कि ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल है और इसमें आपकी एनर्जी का लिबरेशन हुआ करता है, एनर्जी निकलती है। और क्या हो रहे हैं, बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड सब्सटेंस। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे याद रखेंगे, फिलहाल के लिए अभी आपको ध्यान में रखना है क्या होती है ऑक्सीडेटिव वगैरह प्रोसेसेस, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके जो फूड सब्सटेंस जो होते हैं इनकी ब्रेकडाउन हुआ करती है। ओके जिस दौरान हीट रिलीज हो, आपकी एनर्जी रिलीज होती है, नॉट द हीट, एग्जैक्टली हम हीट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे
एनर्जी की लिबरेशन हुआ करती है और यह प्रोसेसेस एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है, सेल के अंदर हो रही है और इसी ओवरऑल प्रोसेसेस को हम लोग रेस्पिरेशन का नाम दे रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि इस टर्म को किसने कॉइन करी थी। यह नाम भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो नाम को किसने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था, डिट्रोकिट ने। अच्छा जी, एक चीज और याद रखेंगे, वह यह कि यह जो है आपके 2 फेजेस में होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेजेस जहां पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म थ्रू बॉडी सर्फेसेस और अ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और सेकेंड फेजेस जो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब चलो हम अपनी एग्जाम्पल लेते हैं। हम और आप क्या करते हैं, हम लोग जो है ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन दोनों ही प्रोसेस अलग अलग है। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं। हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो एयर जो है वो क्या हो रही है, वो हमारे बॉडी में एंटर कर रही है। ये हमारे रेस्पिरेशन का फर्स्ट फेज होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन्वायरमेंट से गैस जो है वो क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ओके, और क्या होगा जब अंदर हमारे जो है, जो भी फूड पार्टिकल्स जो है, जो सबस्टांस बेसिकली लाइक हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वो क्या हो रही है, अगर ब्रेक डाउन हो रही है, देन आफ्टर उस दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट जो हो रही है, वो क्या होंगे, जब हम एक्सेल करेंगे एयर को, उस दौरान वो निकलेगी। तो एक्सचेंज ऑफ अ गैसेस जो होते हैं वो आपकी फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेजेस जहाँ पे हम बात करते हैं किसकी बच्चे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, यानी जिस ऑक्सीजन को आपने क्या करा, रेस्पिरेशन करके आपने क्या करा, ब्रीदिंग करके, जो इनहेलेशन करके आपने जो है क्या करा, ऑक्सीजन को जो ले गए, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल जब आपका सेल करता है तो वही प्रोसेस आपका क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि हमारा सेकेंड फेज है। तो याद रखेंगे, फर्स्ट फेज जिसमें कि आप गैसियस एक्सचेंज करते हो, ठीक है, और सेकेंड जिसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है। तो आई होप कि जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको टिक लगाई है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए हम लोग अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ध्यान देंगे कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। याद रखेंगे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो हमारी होती है बच्चे, ये क्या होती है, तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीडेशन हुआ करता है। ऑक्सीडेशन आपको मालूम होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया कि यहाँ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग सेल फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है ताकि एनर्जी को क्या किया जा सके, लिबरेट किया जा सके, और ऑन द बेसिस ऑफ अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन में बी कैटेगराइज एज। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी ये ऑक्सीजन के बेसिस पे होगी, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जहाँ पे ऑक्सीजन की नीड पड़ रही है, मतलब जहाँ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। और जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो ऑर्गेनिक फूड जो है ब्रेक डाउन हो रही है, उसको हम एनारोबिक बोला करेंगे, ठीक है। एना बोले तो नो, ठीक है। एनारोबिक मतलब यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होगा, एरोबिक जहाँ ऑक्सीजन मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो यहाँ ऑर्गेनिक फूड आपकी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और यह कहाँ होता है, यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एज यू नो ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम हमारे सेल का पावर हाउस कहते हैं, ओके। और क्या होती है, इस दौरान हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वह एज अ प्रोडक्ट क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। और यहाँ पे कितने 673 किलो कैलोरी पर मोल आपकी अप्रोक्स जो है एनर्जी रिलीज होती है, ओके। चलिए जी, ध्यान से देखेंगे, ये C6H12O6 आपको मालूम होगा कि यह हमारा ग्लूकोज है, और यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और सर्टेन एंजाइम्स जो यहाँ पे होंगे
कुछ स्पेसिफिक एंजाइम जिसके प्रेजेंस में हमारा ये ऑर्गेनिक फूड जो है वह ब्रेक डाउन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज हो रहे हैं एंड देन एनर्जी भी लिबरेट हो रही है। और ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। कहाँ हो रही है? ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें हो रही है। ओके, और इस वजह से क्योंकि सेल के अंदर ही ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं इन्हें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम बातें करेंगे कि आपके ऑर्गेनिक फूड की जो ब्रेकडाउन होगी वह इनकम्प्लीटली होगी। ध्यान देंगे, कंप्लीटली नहीं होगी। ओके, और रिलीज होगी एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वह आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली कम रिलीज होगी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा ग्लूकोज जो है सर्टेन कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में या कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और फिर आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वह लिबरेट हो रहे हैं। देन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि लैक्टिक एसिड भी आपकी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है कि इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है आपके ऑर्गेनिक फूड की, और यह आपके लिविंग और सेल्स के अंदर होते हैं ये रिएक्शंस। ओके, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारे दो तरीके के हो जाएंगे, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जहाँ पे फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगी और एनारोबिक जहाँ पे इनकम्प्लीटली होगी ब्रेकडाउन। ओके, ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और इस दौरान क्या बनते हैं प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमारे एनारोबिक में क्या बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनते हैं। ये रिएक्शंस जो है ये आप क्या करेंगे बच्चे? ये रिएक्शंस आप अपने ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में तो ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं? ये आपके यूज होते हैं एज अ फ्यूल। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस आपकी होती है तो उसमें कोई इनिशियल सब्सटेंस तो चाहिए होंगे ना, तब तो आप उसकी ब्रेकडाउन करोगे। समझो इस बात को। आपको याद होगा अपने 9 में 10 में अपने रिएक्शंस के बारे में फर्स्ट टाइम आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे सबस्ट्रेट होते हैं, रिएजेंट होते हैं, और सबस्ट्रेट रिएजेंट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तभी जाके हमारा एक नया प्रोडक्ट जो है वह तैयार होता है। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि कोई सबस्ट्रेट, ओके, देन रिएजेंट, ओके, आपस में यह क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। देन आफ्टर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट जो है बच्चे वह फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वह एज अ फ्यूल के रूप में यूज होता है। ठीक है, जिसे आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का नाम आप देते हो। ओके, आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होंगे वह हमारे क्या होते हैं बच्चे? वह हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट होते हैं, बट प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आपकी मेनली कौन यूज होते हैं? तो मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स यूज होते हैं, बट समटाइम कुछ स्पेशल आपकी सिचुएशन में प्रोटीन भी जो है वह आपकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब कि इन्हीं का ब्रेक डाउन होता है। ये जो आपको जो दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? हमने पहली बात कहा कि ये फ्यूल होते हैं, फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं, जिन्हें आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हो। और मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट है। इनके ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी रिलीज करेगी, और प्रोटीन कुछ स्पेशल केसेस में ही यूज किए जाएंगे एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। ओके, अच्छा, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा हो जाता है ग्लूकोज। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो रेस्पिरेशन होगी वह हमारी दो तरीके की होगी। ध्यान दीजिएगा, किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे। पहला हमने कहा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट
और फैट जब आपकी यूज होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, उसको हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। याद रखने वाली बात है, ओके। और आगे हम बात करेंगे जब हमारी प्रोटीन को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज करते हैं, देन आफ्टर हम इस रेस्पिरेशन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि कब हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं और कब हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फ्लोटिंग में कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटोप्लाज्मिक में प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं किसके रूप में, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। उन्हीं को तोड़ करके हमारी सेल जो है वो हमारे लिए एनर्जी बनाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में। क्या होते हैं? तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है यह आपकी रेशियो होती है। किस चीज़ की रेशियो भाई? तो वॉल्यूम ऑफ अ CO2 रिलीज्ड, जो CO2 जितना अमाउंट ऑफ CO2 क्या करा, रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। ओके, ध्यान से हमने कहा कि जितने अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज किया और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्व किया, उसी का रेशियो जो है वह आपकी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाएगी। और याद रखेंगे कि द वैल्यू कैन बी 0, 1, लेस दैन 1 और मोर दैन 1। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काउंट होगी, ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है ये हमारी रेशियो होती है किसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ओके, और यहाँ ये कितनी हो सकती है, तो 0 हो सकती है। ठीक है, सिक्यूलेंट में आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 1 हो जाएगी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 1 हो जाएगी। कब? जब हमारा रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है वह कार्बोहाइड्रेट होगा, जब ये प्रोटीन होगा तो 0.9, और जब फैट हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा तो 0.7। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम सबसे पहले बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आपको मालूम है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हमने कहा कि ये वह रेस्पिरेशन है जिसमें हमारे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं। कभी भी हमारे फूड जो है जिनका ब्रेकडाउन होगा, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज कर एनर्जी बनाएगी, तो वहाँ पे आपके जो ये हम नाम देंगे प्रोसेस का, उसको क्या नाम देंगे, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन नाम देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बॉडी बोल रही हूँ, इसको माइंड मत करना। यहाँ पे मैं सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारी सेल जो है वो क्या करेगी, सेल ही जो है हमारी, और हमारी ये क्या करती है भाई, आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगी, बिकॉज हमारे सेल के अंदर ही ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मैं बोलूँगी सॉरी। चलिए आगे बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ध्यान दे देंगे कि यहाँ पे स्टेप वाइज कैटाबॉलिक, क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होंगे। पहले भी बात करी थी किसका, ऑर्गेनिक फूड का। किसमें ये प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन जो है ये आपकी एक्ट करेंगे टर्मिनल ऑक्सीडेंट के रूप में, और इनका जो कंप्लीटेड ये पाथवे जो होंगे वो दो पाथवे होगी। ठीक है, कॉमन पाथवे और आपकी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसे आप PPP के नाम से जानते हो। अच्छा जी, ध्यान देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला जिनमें ग्लाइकोलिसिस होंगे, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और तीसरा ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यह जो आपकी 3 स्टेप्स जो है, इन्हीं में आपकी ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वह कंप्लीट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस है, लेकिन यहाँ पे जो भी ब्रेकडाउन होगी वह एक बार में नहीं होती है बच्चे। ये आपकी स्टेप्स में आपकी ये प्रोसेसेस जो है वह कंप्लीट होती है, और ये तीनों स्टेप्स को समझना ये हमें ज़रूरी है, बिकॉज इस पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्टली हम जिस स्टेप्स को देखने वाले हैं दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको वर्ड जो है ये आपकी शुगर से आती है। ओके, और लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन या फिर आप ब्रेकडाउन भी आप कह सकते हो। ओके, याद रखेंगे ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किसने करा था, 3 जर्मन साइंटिस्ट, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और प्रानस, जिसको कि आप इसलिए आप इनको क्या कहते हो, EMP पाथवे। ध्यान दीजिएगा, बिकॉज इनके जो डिस्कवरर जो थे उन्हीं के नाम के आप देख, एक तरह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई एकदम ऐसा ही हुआ होगा, बट बोलते हैं ना, आप इनको ऐसे ध्यान में रख सकते हो।
इम्बिडेन से लिया गया ई, मेरहॉफ से लिया गया एम और पैरानस के ऊपर से उनके नाम से पी लिया गया, ईएमपी पाथवे नाम दिया गया। और ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आपकी कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। याद रखेंगे ये लोकेशन जो है वह आपके लिए ज़रूरी है। तो हमने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस जिसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस ना कह के ईएमपी पाथवे बोल दिया जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना, ओके। दूसरी बात ये कि इसका लोकेशन कहाँ है बच्चे, लोकेशन आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। चलिए ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, इन अ टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मान लीजिए कई ऐसे आपके सेल होंगे जिनके पास आपके माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती, जैसे इरेथ्रोसाइट हो गए, लेंस हो गए, कॉर्निया हो गया, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब ये देखिए यह भी आपके पास एक अच्छा खासा एक बोलते हैं ना याद रखने वाला आपके पास ये फैक्ट आ गया, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, ग्लाइकोलाइसिस ही होंगे। क्यों, यहाँ पे अदर जो प्रोसेसेस है वो नहीं हो सकते, बिकॉज बाकी के जो रिएक्शंस है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बट ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। ये कहाँ होते हैं, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। सो दैट यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके लिए एसोसिएशन रीजन का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं कहूँगी कि इस लाइन को ध्यान से रखिएगा अपने ध्यान में, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो उस दौरान ये जो इम्पोर्टेंट जो बातें मैं बताती चलती हूँ इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे कि हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस का जो नेट रिएक्शंस होने वाला है वह क्या होने वाला है, ध्यान दे देंगे। ग्लूकोज है, ओके, यहाँ पे 2 NAD+ देख रहे हो, 2 ADP, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे, फॉस्फेट दिखाई दे रहे हैं। क्या बनेंगे, 2 पायरुवेट बनेंगे, पायरुवेट, और यहाँ पे क्या हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ प्रोटोन आयन दिख रहा है और साथ में 2 ATP दिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 ATP बन रहे हैं, यह जो है इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा गया ये वाली लाइन जो है याद रखेंगे कि यह क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस मेजर पाथवे है ATP सिंथेसिस का। किसमें, उसमें जहाँ पे आपके माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। सोच के देखो ना कि कोई ऐसा सेल जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो अपने साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस करेंगे और उस दौरान जो है उनके पास जो ATP होगी इनसे वह एनर्जी लिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे EMP पाथवे का, ठीक है। चलिए एक एक करके हम देखेंगे। क्या कहा गया कि इम्बिडेन मेरहॉफ पैरानस EMP पाथवे कॉमनली जिनको कि हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, यह प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज आपकी ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट में। पायरुवेट आपकी 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन वाले, ठीक है। 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स नहीं बोलूँगी, कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADH इट अकर्स इन 2 फेज, या 2 फेजेस में कंप्लीट होंगे। पहला प्रिपरेटरी फेज जिसमें एनर्जी की इन्वेस्टमेंट की जाती है, ओके, और यहाँ पे यूज ATP टू एक्टिवेट ग्लूकोज, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए ATP का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे ऑफ फेज जहाँ एनर्जी जनरेशन फेज, जहाँ पे आपकी ATP प्रोड्यूस होती है और NADH प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और आप इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेटरी फेज की, जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज हम बोलते हैं, और इस फेज में आपके 2 ATP मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके ग्लूकोज को एक्टिवेट किया जा सके, किसके लिए, ब्रेकडाउन के लिए। अच्छा जी, ध्यान देंगे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ATP जो है आएगा, ATP इसको स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा,
ताकि ये क्या कर सके, यह जो है ब्रेक डाउन इनका हो सके। यहाँ पे जो एंजाइम जो यूज हो रही है दैट इज द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये बनेंगे और एडीपी आपकी रिलीज होगी। एंजाइम हेक्सोकाइनेज जो कि आपके ग्लूकोकाइनेज ये आपकी कहाँ होती है, लीवर में होती है, और यह जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और ऐसा इसलिए द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ट्रैप ग्लूकोज इनसाइड द सेल। यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट यहाँ पे क्या हो रही है देख सकते हो। यहाँ पे क्या देखिए, समझिए इस बात को, क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे हेक्सोकाइनेज वह एंजाइम ही है जिसके वजह से आपके क्या हो रहे हैं, फॉस्फेट जो है वह ग्लूकोज को ट्रैप कर ले रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए सेकंड जो स्टेप्स हो जाएगी यहाँ देखेंगे। पहला जो स्टेप रहा फॉस्फोराइलेशंस, ठीक है, ग्लूकोज में आपकी फॉस्फेट का एडिशन हो गया। देन दूसरी स्टेप्स क्या होगी, तो आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ आइसोमराइजेशन होगी और यहाँ पे आपकी जो एंजाइम यूज होगी दैट विल बी द फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। और यह क्या करेंगे, ये आपके जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज करेंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये एंजाइम जो है ये क्या कर रहे हैं, यही मदद कर रहे हैं आइसोमराइजेशन में। एंड यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मतलब फ्रुक्टोज से ग्लूकोज फिर से बन सकता है। जबकि यहाँ जो हमने देखा था फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये वाली जो रिएक्शन थी यह इरिवर्सिबल रिएक्शंस थी, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा क्या हुआ, तो ग्लूकोज जो है क्या हुआ, कन्वर्ट ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग इनटू द फ्रुक्टोज जो कि 5 मेंबर आपकी रिंग है, और मेकिंग इट अ मोर सुटेबल फॉर अ फर्दर फॉस्फोराइलेशन। ये जो है इनको और ज़्यादा इसके जो फॉस्फोराइलेशन जो है उसके लिए सुटेबल बना दिया इसने। भाई ये जो एंजाइम जो है देख रहे हो आइसोमराइजेशन करके इसको और सुटेबल बना दिया, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड होगा, यहाँ पे थर्ड जो स्टेप होगी इसमें सेकेंड फॉस्फोराइलेशन होगी जिसको हम कमिटमेंट स्टेप्स कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फिर से एटीपी यहाँ पे आएगी, इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो आपकी क्या करेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे और एडीपी आपकी निकलेगी और एंजाइम्स जो आपके रिलीज हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे यह रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब अब इसमें फिर से क्या होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे ये कमिटमेंट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, मतलब एक बार ये जब हो जाएगा तो ग्लूकोज फुल्ली कमिटेड है किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये बोलते हैं ना अपने यहाँ जैसे रिश्तेदारी वगैरह होती है तो सिंपली बात ये है कि जैसे समझ लो, हाँ चलो रिश्तेदारी की छोड़ो, तुमने ही जैसे तुमने क्या करा, तुमने नीट का तुमने फॉर्म भर दिया, सपोज तुमने नीट का फॉर्म भर दिया, अब तो तुम कमिटेड हो गए। जब तक तुमने नीट का फॉर्म नहीं भरा था तब तक तो तुम कमिटेड नहीं थे ना, एग्जाम दोगे नहीं दोगे। लेकिन एक बार तुमने नीट का फॉर्म भर दिया, सब कुछ सही से रहा, तुम्हारा एडमिट कार्ड आ गया, तब तो तुम कमिटेड हो ना एग्ज़ाम देने के लिए। अब वो बात अलग है, तो उस दिन मान लो अब कोई बोले भाई दी मेरा तबीयत खराब हो गया, तो अरे वो अलग बात है। लेकिन एक बार तुमने बोलता ना कमिटमेंट, मतलब अब तुम पीछे नहीं हट सकते। सिंपली ये है यहाँ पे कि एक बार जब हमारी ग्लूकोज में क्या हो रही है, हमारी ग्लूकोज में देख रहे हो, एक बार जब इसका रूप चेंज हो गया, यह फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज हो गया, तो ये फुल्ली कमिटेड हो चुका है कि अब यह जो है ग्लूकोज, जो ये ग्लूकोज में से ही ये बना है ऐसा, तो मतलब अब एनर्जी प्रोडक्शन से यह पीछे नहीं हट सकता, ये करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए क्लीवेज ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होगी, तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जहाँ पे अल्डोज एंजाइम आएंगे और इनको तोड़ा जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में ये टूटे। एंजाइम कौन सी यूज हुई, अल्डोज, और यह रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब कि यह जो है ध्यान दे देंगे, यह फिर से यह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यह फिर से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ,
कार्बन 6 कार्बन जो है ऑफ शुगर जो है ये क्या हो जाते हैं, आपके 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले 2 कंपाउंड में क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ DHAP इनटू G3P। अब यहाँ पे DHAP मतलब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये क्या होगी, यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो है वो आएंगे और इसको चेंज करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और यह रिएक्शन भी क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ G3P कंटिन्यू करेंगे ग्लाइकोलिसिस को, जबकि DHAP फिर से ये कन्वर्ट हो जाएंगे G3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। याद रखिएगा DHAP यानी कि डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हमको चेंज करना होगा, उसको हम वैसे ही लेके नहीं रख सकते या वैसे ही नहीं छोड़ सकते, इनको भी चेंज करना होगा। किस में चेंज करेंगे हम लोग, फिर से इसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें जो एंजाइम यूज होगी दैट विल बी द ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ये G3P यानी कि आपकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आपकी नेक्स्ट फेज में क्या करेगी, एंटर करेगी। अब नेक्स्ट फेज यानी कि कौन सी, एनर्जी जनरेशन वाली फेज। ठीक है, अब एनर्जी जनरेशन वाली फेज में यहाँ पे जो G3P का ईच मॉलिक्यूल्स जो है वह इस फेज में एंटर करेगा, और यह जो है इस वजह से ध्यान देंगे हर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यह रिएक्शंस 2 बार होगा। क्यों, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वह 2 G3 जो ये क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 G3P मॉलिक्यूल्स में चेंज हुए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए ये पे ऑफ वाला जो फेज है वो 2 बार यहाँ पे रिएक्शंस होगी। ठीक है, अब ध्यान दे देंगे G3P यहाँ पे आपको दिख रही है NAD+ आई, ये एक और फॉस्फेट आया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये आपकी आएंगे, ऐड करेंगे 1,3 बाइफॉस्फेट, ये ग्लिसरेट NADH बनेंगी। ठीक है, H+ आपकी रिलीज हो रही है। एंजाइम्स जो है आपकी कौन है, G3P डिहाइड्रोजिनेज है, और ये रिएक्शंस किस टाइप की है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, और NADH जो है ये जनरेट होगी विच विल लेटर बी यूज इन ATP प्रोडक्शंस, जो कि बाद में ATP के प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट अब आपकी ध्यान दे देंगे इनका यहाँ पे जो स्टेप्स है, किसका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्टेप्स है यहाँ पे फर्स्ट ATP जनरेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो जो हमारा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो थी यहाँ पे ADP आएंगे, और साथ में फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आएंगे, और ये इनको चेंज करेंगे कि इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और ATP का प्रोडक्शन होगा। देन आफ्टर एंजाइम जो है आपकी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आ रही है, और यह जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन, यहाँ पे एनर्जी का रिलीजिंग होगा यहाँ पे, और पहला ATP मॉलिक्यूल जो है वो आपकी डायरेक्टली रिएक्शन से ही प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और रीअरेंजमेंट यहाँ देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट होगी जब हमारे फॉस्फेट ग्रुप की, तो यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज आएंगे, और एक आपका यहाँ पे देख सकते हो फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, हट रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बने, और यहाँ ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे फॉस्फेट क्या है, मूव हो गए हायर एनर्जी प्रोडक्शन पोजिशन में फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। आगे देखेंगे डिहाइड्रेशन होगी, मतलब वाटर का रिलीजिंग होगा फ्रॉम कहाँ से, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, और फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे इनोलेज आएंगी, और क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेंगे, और वाटर का रिलीजिंग होगा। एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, इनोलेज हो रही है। यह रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, और क्योंकि यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो आपकी क्या हो रही है, ये क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हमारी सेकेंड ATP जनरेशन यानी फाइनल स्टेप्स जो होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, PEP यानी फॉस्फोइनोल फॉस्फेट जो है, ADP यहाँ पे आई, पायरुवेट काइनेज आया। अब क्या हुआ, ये हमारा पायरुवेट बना और ये ATP बना, पायरुवेट ये काइनेज की वजह से ये रिएक्शन कैसा रहा, इरिवर्सिबल रहा। यहाँ पे लास्ट ATP जो है क्या हो रहे हैं, पायरुवेट से आपकी फॉर्म हो रहे हैं, और फिर ये एंटर कर जाएंगे फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे में, लाइक अ क्रेब्स साइकिल ऑफ फॉर फर्मेंटेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस रहा, इसमें हमारे 2 ATP क्या हुए, यूज हुए, 4 ATP जनरेट हुए, नेट गेन ATP की क्या हुई, तो 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। NADH कितने प्रोड्यूस हुए, तो 2 हुए। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमारा बन गया। आई होप कि इतना चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इस ईएमपी पाथवे के इम्पॉर्टेंस को देख लेते हैं कि यह जो है क्या करता है, एटीपी हमारी ये फॉर्म करता है और साथ में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यह हमारे ऑल लिविंग सेल्स में होता है, बोथ एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, चलिए जनरेट करता है इंटरमीडिएट फॉर अदर मेटाबॉलिक पाथवे, दूसरे मेटाबॉलिक पाथवे के लिए इंटरमीडिएट्स जो है वो यही जनरेट करता है। इसेंशियल है किसके लिए, ब्रेन के लिए, आरबीसी के लिए, और वह सेल्स के रेस्पिरेशन के लिए जो कि रिलाई करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे फॉर एनर्जी। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ये फेज जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल है, इसको हम पढ़ते हैं और जिसको कि हम साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, एक बात मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि कई बच्चे जो होंगे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि भाई दी इतना भारी ये चैप्टर लगता है, इसको पढ़े कैसे, इसको ध्यान में कैसे रखें, इसमें इतने सारे रिएक्शंस हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, इसको कैसे मेमोराइज किया जा सके। तो बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि जब हम ये पढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दो। देखो सबसे पहले हमने यहाँ बात करी थी, ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें हमने कहा था कि बेटा हम 3 फेजेस को पढ़ते हैं, 3 स्टेप्स में बेसिकली हमारी ये रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तीनों के लिए तुम क्या करो, जैसे कि पहला तुम जैसे लिखोगे रेस्पिरेशंस, ठीक है, अपना ना बुलेट पॉइंट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह के रूप में खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखते हो और लेक्चर देख के समझते हो ना कि भाई मेरा तो हो गया। नहीं बच्चे, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि आप में से कई बच्चे जो सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि हम देख रहे हैं, लेक्चर देख लिए, मेरी पढ़ाई हो गई, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हें पता है, कई बच्चों से मैं बात करती हूँ, जैसे हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में कई सारे बच्चे आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि दी पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर नहीं देखता हूँ, मैं लेक्चर देखता हूँ, मैंने बहुत सारे लेक्चर देख रखे हैं, बहुत सारे, बट मेरे से ना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो मेरा जवाब ये है बच्चा कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख के अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। ट्रस्ट मी कि तुम जब लेक्चर देख रहे होते हो ना, तुम्हारा दिमाग ना ये समझता है कि अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए मेरी बातें ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और मैं जो समझा रही हूँ वो बस मेरी बातों को सुन कर ना तुम हाँ ना जो भी होगा तुम बताना। ओके, अरे कुछ नहीं, अभी बोल नहीं सकते भाई, खुद तो ये सेल्फ इस्टीम तो कर सकते हो ना। ऐसे समझो कि अभी जितनी चीज़ें हमने बातें करी, क्या तुमने पहले ही कभी नहीं पढ़ा है? ऑब्वियसली तुमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम भाई सिंपली बात है, अगर तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है बेटा तुमने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी, जब तुम नीट प्रिपरेशन कर रहे होगे, इसके पहले जब तुमने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा तभी तुमने जो है उसको रिवाइज़ वगैरह, जब क्वेश्चन वगैरह जब आप बना रहे होगे तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तुम्हारे सामने मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, तुमको एक लेक्चर सजेस्ट किया जाता है, फॉर सपोज कहीं से भी तुम देख रहे हो, कहीं से भी तुम प्रेफर कर रहे हो, तुम क्या करते हो, टीचर आते हैं, लेक्चर्स दिखाते हैं, भाई जो भी बोल रहे होते हैं तुम सुनते हो और तुमको लगता है वाह भाई एकदम आज तो एकदम आग लगा देंगे पेपर में, क्यों भाई मेरे को तो पूरा समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन जब तुम क्या करते हो ना, जब तुम क्वेश्चन बनाने जाते हो ना तो तुमसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। रीज़न क्या है ये सुनो। देखो, सिर्फ तुमने क्या करा, लेक्चर देख लिया, तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल मिला, तुम्हारे दिमाग ने पता है क्या किया, जो चीज़ें बस देखी उसको दिमाग जो है बीइंग बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम में भाई साहब ये एबिलिटी है कि सामने जो चीज़ चल रहा है उसको तुम समझ सकते हो, तुम ना समझ नहीं हो। ठीक है, तो तुमको लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई, बट जब एक बार तुम उस लेक्चर को देखे और देख करके तुम कूद गए कि चलो भैया अब तो हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बना करके आग लगा देंगे, हम तो पेपर फाड़ देंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है ना मेरे भाई। क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखना और ये सोच लेना कि तुम क्वेश्चन बनाने के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है।
जिस अगर मैं यकीन मेरा मानो ना तो पता है तुमको ना कि ये 90% जो तुम्हारे स्टूडेंट होते हैं ना, मैं बता रही हूँ कि लगभग 80 to 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये मानते ही नहीं है भाई साहब, ये गलती ही नहीं मानते हैं। उनको लगता है ना कि नहीं मैंने लेक्चर देख लिया, मतलब कि मैं ना एकदम भाई साहब मैं तो एकदम तैयार हो गया हूँ, अब तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन बना लूँगा। होता क्या है तुमसे कि तुम ना कुछ जैसे मान लो तुमने 50 क्वेश्चन तुमने सॉल्व करने बैठे, ठीक है, अब तुमने लेक्चर क्योंकि देख लिया है, 50 क्वेश्चन तुम सॉल्व करने बैठे, यकीन मानो कि तुम में से कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कि ना स्टार्टिंग के मान लो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे मान लो अभी सपोज अभी मैंने थोड़ी देर पहले जैसे मान लो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करी, तुम आराम से तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन जहां आ जाता है एंजाइम वाला प्रोसेस, जहां आ जाता है तुम्हारे एटीपी कैलकुलेशन वाले, ठीक है, यहाँ पे तुम फंसोगे ही फंसोगे। जहाँ पे आ जाता है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, वहाँ पे तुम फंसोगे ही फंसोगे। क्यों? क्योंकि तुमने भाई साहब तुमने मान लिया, तुम पता है तुम क्या सोचने लगते हो, तुमको लगता है अरे यार मैंने ना ये चलो 50 में से मैंने 20 क्वेश्चन तो मैंने सही बनाए, तुम इस पे खुश हो जाते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि ये 30 क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे गलत हो रहे हैं। और सपोज कि अगर तुम खुद को अगर नेगेटिव मार्किंग्स अगर देना शुरू कर दो तो भाई साहब तुमको कितने मार्क्स मिलेंगे? तुमने कभी ये सोचा है? तुम बस सवाल ये सॉल्व करने बैठ जाते हो, क्या कभी भी खुद को नेगेटिव मार्किंग्स दे करके कभी एनालाइज किया है कि बस ऐसे ही बैठ जाते हो? भाई क्वेश्चन तुम्हारे जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे खुद को नंबर दो ना, तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम कितने पानी में हो। और तुम में से मेजरली बच्चे जो है ये गलती करते हैं और बार बार यही चीज़ पूछते हैं, दी मैंने ना सारे लेक्चर देख लिए, मैंने तो फिजिक्स के लेक्चर देख लिए, मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर देख लिए, मैंने बायोलॉजी के लेक्चर देख लिए, लेकिन मेरी दिक्कत ये है ना कि सारे कॉन्सेप्ट मुझे ना समझ में आते हैं लेकिन ना मेरे से क्वेश्चन ना नहीं बनता। अरे बेवकूफ़ो, कहाँ से बनेगा भाई, कहाँ से बनेगा? तुम तो गलती यही कर रहे हो। क्या करनी है तो लेक्चर देखने के बाद सीधे इस स्टेप को फॉलो करने के बजाय तुम क्या करो, लेक्चर जब देख रहे हो तो जो तुम्हारे पॉइंट्स जो है उसको जॉट डाउन करो, ठीक है, उसको जॉट डाउन करो। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अपने खुद के ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाओ। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको एक्सप्लेन करो। क्या करो? एक्सप्लेन करो। किसको? अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई मिलता है, एक्सप्लेन टू अदर। कोई दूसरा व्यक्ति है उसको एक्सप्लेन करो। कोई सुनने वाला नहीं मिले, खुद को एक्सप्लेन करो। क्योंकि तुम्हारे मुंह से ना आवाज़ निकलनी चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे तुम्हारे मुंह से बोला हुआ हर एक शब्द तुम्हारे कान तक पहुँचना चाहिए। तभी तुम जो है वो एबल हो पाओगे उस कॉन्सेप्ट को समझने में। और ध्यान देना, इसी दौरान जब तुम एक्सप्लेन कर रहे होगे ना तभी तुम्हें अपनी मिस्टेक जो है, जो तुम्हारी वीक पॉइंट है वो तुम्हें पता चलेगी। तुम बोलते हो ना, तुम में से कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि दी हमें हमारी गलती बताने वाला कौन है? भाई कोई नहीं है, टीचर से तो हमारा पर्सनल कनेक्शन ही नहीं हो पाता। जिनके भरोसे हमने नीट की जर्नी शुरू करी वो तो भाई साहब सेलिब्रिटी है, उनसे तो हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो करें कैसे? तो भाई साहब ठीक है, तुम्हारी वो प्रॉब्लम अलग है, बट समझो ना इस बात को कि जब तुम खुद को एक बार जब एक्सप्लेन करना जब शुरू कर दोगे ना तुम फंसोगे ज़रूर। याद रखना कि हर किसी को परेशानी होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे बेटा जी समझिए मेरी बात को, कई बार मेरे से भी मिस्टेक होती है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे मिस्टेक नहीं होती? होती है। दिक्कत ये है कि हमसे अगर मिस्टेक होती है तो हम अपनी मिस्टेक को क्या करें, हम अपनी मिस्टेक को भाई ये करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई है और साथ में उसको सुधारने की कोशिश करें। मिस्टेक करना बुरा नहीं है, मिस्टेक करके भी अपने जो गलतियां हैं ना उसको सही दिखाना और उसको सुधारने की कोशिश न करना ये गलत है। तो कम से कम आप वो गलती मत कीजिए ना कि जब आप एक्सप्लेन करेंगे उस दौरान आपको पता चलेगी कि आपकी वीक पॉइंट क्या है, उस पर काम कीजिए।
यही तो होता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं दी मैं इतना भी मैं ये चीज़ नहीं कर पाता, मेरे को तो चीज़ें ही समझ में नहीं आती कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, तो मैं बोलूँगी कि इसके लिए आपको आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं आप ही जैसे बच्चे जिनकी मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि दी मेरे को समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या कुछ करूँ, टाइम इतने कम है, हमारी जो जर्नी है इसमें कम्प्लीटली मैं अकेला हूँ, मेरे को कुछ भी जो है गाइडेंस नहीं है, टीचर के साथ मेरा पर्सनल कनेक्शन नहीं है, वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ कहूँगी बेटा जी कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो और वहाँ मैं आपकी हर इस तरह की प्रॉब्लम्स का जो है वो आपको बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। ध्यान से देखेंगे, इसके लिए आपको बस एक काम करना है और वो ये कि आपको हमारी ये देखिए हमारी वेदत मेंटोरशिप की जो सबसे पहले आपको हमारी क्या करना है, वेदत.com जो हमारी वेबसाइट है इस पर आप आ जाइए। अगर आपने हमारी ऐप जो डाउनलोड कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से भी हमारे इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिएगा डाउनलोड। ओके, चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे, वेदा.com पे आ जाएंगे। यहाँ कोर्स वाले सेक्शन में जो आप जाएंगे बेटा तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये देखिए हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो है हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इसका डायरेक्ट एक्सेस मुझसे मिलता है, मतलब कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व करती हूँ। हमारे आपके बीच कोई तीसरा बंदा नहीं होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं गाइड करती हूँ। यहाँ पे सिंपली जो बच्चों की जो ये होती है ना कि कई बार ऐसा होता है दी, जैसे अभी हाल ही में एक बच्ची जो थी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि दी अक्सर क्या होता है ना कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं उसमें कई बार हमारे डाउट्स जो है जब हम लोग डालते हैं तो टीचर को दिखा तो दिखा, नहीं दिखा तो क्या होता है कि हमारे डाउट्स जो है वो रह जाते हैं। और कई बार मान लो सेम ही डाउट को अगर बार बार अगर मान लो पूछ रहे हैं तो सिस्टम जो है भाई साहब हमें स्पैमर समझ के हमें ब्लॉक कर देता है। कई बार ब्लॉक जो है हो जाते हैं तो अनब्लॉक करवाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में चाह के भी हम अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाते। खुदा न खास्ता कभी मान लीजिए अगर हमको अगर मान लीजिए ये डाउट सेशन वाली ग्रुप अगर दे भी दी गई है तो उसमें बस बच्चे हैं, आ रहे हैं, कोई रैंडमली आ रहा है जा रहा है, कोई वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं है वगैरह वगैरह। मतलब कि सिंपली बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो टीचर है, जो हमारे जिनके साथ हम अपनी नीट की जर्नी हमने शुरू करी है, उनके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो बच्चे यही कहूँगी कि उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारा यानी मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ करके अपनी नीट की जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। कई बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, कई बच्चे इसका जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं और आई होप कि आप इसमें शामिल होंगे। इन द फ्यूचर मैं आपको बता दूं कि इसके प्राइस जो है बेटा इंक्रीज़ होंगे और अभी आप अगर लेते हैं तो आप हमारे साथ आज देखिए ध्यान दे दीजिएगा कि इसकी वैलिडिटी आपकी 365 डेज़ की है, तो इसमें हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरीज़ है तो आप यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर जो दिए गए हैं इस पर आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको क्या करेगी, प्रॉपर गाइड कर दिया करेगी। ओके, चलिए। और यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी जो है ना वो ये कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सेस मुझसे मिलता है, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे शेयर करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो खैर हमेशा याद रखिएगा लेक्चर देखना ही ज़रूरी नहीं होता है, लेक्चर देखने के साथ साथ आपको वो सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाने होते हैं और उन सब की अपनी एक ये टेक्निक होती है। ठीक है, और वही आपको अगर पता होता है तो भाई सिंपली आप अच्छा करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं हमारे क्रेब साइकिल की, जिसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं, ऐसा इसलिए बिकॉज कि यह जो है ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, इस साइकिल का ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इस वजह से हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल कह रहे हैं। तो याद रखेंगे यह नाम ये जो है बेहद ज़रूरी है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ना 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 ना, चलिए।
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा इसलिए बिकॉज कि सिट्रिक एसिड जो है वो हमारे इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है। चलिए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें बच्चा, तो याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ क्रेब्स साइकिल्स टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिए कि आपके क्रेब्स साइकिल के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सभी के सभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ऐसा इसलिए बिकॉज एंजाइम ऑफ दिस साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज सिचुएटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है रीज़न रहा, याद रखेंगे। यहाँ पे AR का यानी असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बन सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे इस लाइन को। ओके जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। और प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रेब्स साइकिल जो आपकी होती है ये कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। बेसिकली क्या है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, और इट ऑक्सीडाइज असिटाइल कोएंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारी जो क्रेब्स साइकिल जो है वो कहाँ कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यही क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब हमसे क्या कहा गया कि इट एक्ट एन एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबॉलिक पाथवे ऐसा इसलिए बिकॉज इट सर्व्स इन बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों प्रोसेसेस जो है आपके होते हैं। ओके, इट इज अ सीरीज ऑफ 8 रिएक्शन। कितने रिएक्शन हो रहे? 8 रिएक्शंस। ओके, विच अकर्स इन एरोबिक एनवायरनमेंट। एरोबिक एनवायरनमेंट मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ध्यान दे दीजिएगा कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। और साथ में 8 सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है, सीरीज ऑफ 8 रिएक्शंस होते हैं आपके किसमें? एरोबिक एनवायरनमेंट में। अच्छा जी, ओवरऑल रिएक्शंस जो है वो आपकी एरोबिक डिग्रेडेशंस ऑफ अ पायरुविक एसिड है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, ये आप इंक्लूड कर सकते हो किसको? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशंस को और TCA को। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है बच्चे वो 4NAD+ FAD, यहाँ पे वाटर, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, NADH बन रहे हैं, प्रोटॉन आयंस हो रहे हैं यहाँ पे, FADH2 और ATP। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही है? ये बन रही हैं। चलिए हम लोग जो है इसको सारे इसके जो रिएक्शंस वगैरह है इसको हम लोग देखते हैं। ओके, ध्यान दे दीजिएगा। पहला जो हमारा जो रिएक्शंस जो होने वाला है, ठीक है, पहला जो स्टेप होने वाला है हमारे क्रेब्स साइकिल का, जिसमें हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट में यहाँ असेटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं ये कंबाइन होते हैं ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, जो कि 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल हैं, और फॉर्म करते हैं क्या? सिट्रेट। ठीक है, जो कि 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होंगे। अच्छा जी, बॉन्ड इन असेटाइल कोएंजाइम ब्रेक रिलीजिंग कोएंजाइम। ओके, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सिट्रेट बनेंगे, जो कि 6 कार्बन वाले बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है साइट्रिक एसिड जो है इस वजह से हम लोग नाम दे रहे हैं। कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे साइट्रेट जो है वो आइसोसाइट्रेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? तो इनकी अरेंजमेंट होगी, ठीक है, इनटू इट्स आइसोमर आइसोसिट्रेट। ओके, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और अनदर जो है पीछे से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगी? आइसोसाइट्रेट बनेगी। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट की बात करें तो आइसोसिट्रेट जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? लूज कर देगा डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के जरिए, और यहाँ पे जो रिमेनिंग कंपाउंड जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ओके, और रिड्यूसिंग होंगे आपके NAD+ हो जाएंगे। ओके, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या 2 किससे? NADH से, और प्रोडक्ट क्या होंगे आपके? अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेंगे, जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। आगे बढ़ेंगे स्टेप 4, जहाँ पे फॉर्मेशन होगी सक्सिनाइल ये कोएंजाइम की, और ये अल्फा कीटोग्लूटरेज जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो आपकी अनदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगी उसको रिलीज करेंगे। NAD+ जो है रिड्यूस होगा और ये NADH बनेगा, और रिमेनिंग कंपाउंड्स जो होंगे वो अटैच होंगे किससे? आपकी सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होंगे कोएंजाइम से, और फॉर्म करेंगी सक्सिनाइल कोएंजाइम जो कि 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा, और प्रोडक्ट आपकी देख ही सकते हो सक्सिनाइल
कोएंजाइम आपकी बनेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा फ्यूमेरेट का, तो क्योंकि सक्सेनेट जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे फ्यूमेरेट में, और यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हो जाएंगे किसको, FAD के पास, और ये बन जाएंगे FADH2, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना दैट विल बी द फ्यूमेरेट। वहीं बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैलेट की, तो फॉर्मेशन ये फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएंगे मैलेट में, कैसे, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ ऐड हो जाएंगे और ये आपकी मैलेट जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड होंगे। वहीं रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट की बात करें तो मैलेट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे ऑक्सैलोएसीटेट में, और NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे NADH में, और प्रोडक्ट्स आपके ऑक्सैलोएसीटेट बनेंगे जो कि आगे साइकिल को फिर से अगेन स्टार्ट करेंगे। मेन आउटपुट क्या रहेगी, तो ध्यान दे दीजिएगा 3 NADH जो है जो कि आपकी यूज होगी ETC के लिए फॉर ATP प्रोडक्शन, ठीक है। वहीं 1 FADH2 जो कि आपके ETC के लिए में यूज होंगी आपकी, एक ATP और GTP गेन होंगी, यहाँ पे 2 CO2 आपकी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स जो है वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं, ये एंजाइम्स आप ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सिट्रेट सिंथेटेज, ये एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लिटरेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम्स ये सिंथेटेज, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और कुछ इनहिबिटर्स भी आपके हैं जैसे फ्लोरोएसीटेट, आर्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज और मेलोनेट। ये कुछ आपके एंजाइम्स जो है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके नाम ध्यान में रखिएगा, बिकॉज कि जो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उस दौरान आप देखोगे कि ये जो भी हम लोगों ने भी बात करी ना स्टेप्स, इतने सारे 8 स्टेप्स की हमने बात करी, ये सारे यहाँ पे एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व थे, तो कौन कौन से स्टेप्स में कौन से एंजाइम इन्वॉल्व थे ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके जी, चलिए आउटपुट क्या हो जाएगी हमारे क्रेब्स साइकिल की, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जो है एंटर तो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ अंडरगोस 3 डिकार्बोक्सिलेशन और 5 ऑक्सीडेशन होंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के थ्रू द क्रेब्स साइकिल, जो कि इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे आपके 15 ATP मॉलिक्यूल के। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है इसका आउटपुट आपने यहाँ पे देख ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि कितने ATP बन रहे हैं, कितने NADH आपके ये हो रहे हैं, सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम ETC की बात करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ETC जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं और रेस्पिरेटरी चेन भी कहेंगे, यह प्रेजेंट होती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब आपके पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये क्या होंगे, कपल्ड होंगे टू ATP सिंथेटेज, और यहाँ पे क्या होंगे, ATP का प्रोडक्शन होगा किसके जरिए, फ्रॉम ADP, और आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या होगा बच्चा, एडिशन होगा, देन आफ्टर ATP का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। लोकेशन कहाँ है, ये आपकी ETC कहाँ हो रही है, तो आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे हो रही है। प्रोटॉन जो कि पंप होंगे फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर आपकी क्या है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपके 5 तरह के जो कॉम्प्लेक्स है वो आपकी क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, और उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे एक एक करके। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो पहला जो होगा कॉम्प्लेक्स 1, जहाँ पे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट में आप देखेंगे कि NADH जो है आपकी, और यहाँ पे H+ जो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से ये आए हुए हैं। प्रोसेसेस के दौरान क्या हो रही है, NADH डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1। ओके, अच्छा जी, अब NADH ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या किए, डोनेट किए, तो ये बन गया NAD+ और 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपकी प्रोटॉन आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है पास होंगे यूबिक्विनॉन के पास, और एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जो कि यूज़ किए जाएंगे टू प्रोटॉन पंप इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और यहाँ पे क्रिएट होंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, और आपकी क्या हो जाएंगे, यूबिक्विनॉन्स जो है ये आपके रिड्यूस होंगे टू द यूबिक्विनॉन्स H2 में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ध्यान देंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जब बात होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर ये रिडॉक्स की, तो कई बार बच्चों को ना चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रहे है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है तो क्या हो रहा है, तभी ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे।
कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें, दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे इनपुट क्या हो रही है, इनपुट में हम देख रहे हैं FADH2 जो कि आपकी क्रेब्स साइकिल से आई हुई है। इसमें आपकी FADH2 जो है वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को, और इस दौरान ये बन जाएंगे FAD, और 2 इलेक्ट्रॉन आपकी तो लूज हो गई और इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे कहाँ, यूबिक्विनोन के पास। और आउटकम क्या होगी, तो कोई प्रोटॉन पंपिंग यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनोन को ट्रांसफर जरूर होगा, और ये जो है विच बिकम्स रिड्यूस होंगे और यूबिक्विनोन H2 आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए जी कॉम्प्लेक्स 3 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं साइटोक्रोम्स। आपकी ये क्या कहा गया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे यूबिक्विनोन H2 जो है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बनेंगे, यूबिक्विनोन बनेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो, ये रिड्यूस्ड वाले जो है आपके, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था ना, वो वाले। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यूबिक्विनोन H2 जो है ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन किसको, साइटोक्रोम C को, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोटॉन्स जो है पम्प्ड होंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और साइटोक्रोम C जो है वो शटल्स इलेक्ट्रॉन्स करेंगे टू द कॉम्प्लेक्स 4 को, और देन आफ्टर प्रोटॉन ग्रेडियंट्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज आपकी होगी। और जब ये इंक्रीज होंगे देन आफ्टर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम C इनपुट रहे, प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे टू ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे प्रोटॉन के साथ, और देन आफ्टर फॉर्म होंगे वाटर का, और मोर प्रोटॉन पंप होंगे इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब आगे देखते हैं कि ATP सिंथेसिस में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 5 जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन्स क्या होंगे, फ्लो बैक होंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स थ्रू द ATP सिंथेसिस, और इसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट आपकी क्रिएट होंगी, और फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स जो है वही आपकी क्या करेंगी, प्रोवाइड्स एनर्जी, जिसमें कि ADP में आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या होगा, एडिशन होगा, जिस वजह से ATP का फॉर्मेशन होगा, और आउटकम में आपकी सेल्यूलर एनर्जी यानी ATP का प्रोडक्शन जो है वो होगा। तो ध्यान देंगे हमारा क्या रहा यहाँ पे कि NADH और FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन हमारा जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन रिड्यूस होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है जिसके वजह से ATP जो है इनका क्या होगा, प्रोडक्शन होगा वाया ATP सिंथेटेज, और हाई यील्ड ऑफ ATP जो है प्रोड्यूस होंगे इस सेल्यूलर फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रही किसके लिए बच्चे, ETC के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस को देखेंगे। ध्यान देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमारी है ये क्या है, ये ऐसी प्रोसेस है जहां ATP सिंथेसिस यूजिंग द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा और ATP की फॉर्मेशन की जाएगी। इसको डिस्कवर किसने कब हुई थी भाई, तो 1939 में हुई थी, और फाइनल स्टेप्स ऑफ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन हुई थी, मतलब इसको कहते हैं। और चलिए एक एक करके इसके प्रोसेसेस को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है 3 हाइपोथेसिस जो है मेनली हमारे पास हैं। ठीक है, जो कि बताते हैं कि हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वह काम कैसे करती है। ध्यान देंगे कि पहला जो था जिसे हम केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस के नाम से जानते थे, जिसमें ये माना गया कि आपके कोई केमिकल इंटरमीडिएट जो होते हैं यही आपके क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफरिंग में क्या करते हैं, मदद क्या करते हैं। इसे समझिए इस बात को। कहा गया कि प्रपोज दैट द केमिकल इंटरमीडिएट्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू ATP सिंथेटेज, मतलब कि कोई केमिकल इंटरमीडिएट्स है यही एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ETC से लेकर के ETP आपके ATP सिंथेसिस में। तो यहाँ पे जो है ये आपकी जो हाइपोथेसिस थी ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड नहीं रही, ये गलत हो गया। आपने देखा होगा कि आपके साइंस में आप जहाँ भी आप कई बार प्रीवियसली चीज़ों को पढ़ते हो तो कहते हैं ना कि जब नई खोज होती है तो प्रीवियसली जो बातें हैं वो अगर गलत साबित हो गई तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं। ठीक वैसे ही ये केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस जो है वो आपकी गलत हुई। ठीक है, आगे आती है आपके केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें यह कहा गया, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया और इसे प्रपोज करा था पीटर मिशेल ने 1961 में, और उन्होंने सजेस्ट करा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के अक्रॉस जो कि आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है, इन्हीं के वजह से आपकी ATP सिंथेसिस होती है। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से आपकी क्या हो रही है, ATP के सिंथेसिस जो है वह हो रही है। ओके,
तो इसको एक्सेप्ट करा गया। आगे हम बात करते हैं कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस के बारे में। तो इसको प्रपोज करा गया था, ठीक है, और इसमें बात की गई कन्फर्मेशनल, मतलब यहाँ पे शेप की बात करी गई। कहा गया कि चेंज, आपकी शेप की चेंज होती है इन एटीपी सिंथेटेज ड्राइव द फॉर्मेशन ऑफ अ एटीपी। मतलब कि आपकी एटीपी सिंथेटेज जो हैं उनके कन्फर्मेशन में जो चेंजेस आती है, जिसके वजह से आपकी एटीपी की फॉर्मेशन जो है वह आपकी क्या होती है, ये अफेक्ट पर होती है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड द कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिएगा कि जो सेकेंड और थर्ड नंबर वाली जो हाइपोथेसिस है इसी को एक्सेप्ट किया गया और आपके जो फर्स्ट वाले हैं उसको, यानी कि केमिकल कपलिंग वाली जो हाइपोथेसिस है इसको नहीं माना गया। ओके, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए इससे कंक्लूजन क्या निकला हम ये देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, तो यह आपका फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्टेप हो जाती है रेस्पिरेशन की, जहां एटीपी की प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अच्छा जी, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन जो है, यहाँ पे कहा गया कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है आपकी बनते हैं और इन्हीं वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। दूसरा कन्फर्मेशनल हाइपोथेसिस, जिसमें कहा गया कि एटीपी सिंथेटेज के शेप में चेंज होती है जिसके वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो चीज़ें जो है, दो हाइपोथेसिस जो है, इसको माना गया कि ये सही है। ओके, और यह प्रोसेस जो है वो एसेंशियल है क्योंकि प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द एटीपी नीडेड फॉर अ लाइफ। ओके, और विदाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सेल वुड नॉट गेट एनफ एनर्जी टू सर्वाइव। ओके, और प्रोटॉन मूवमेंट आपकी एटीपी सिंथेटेज में की शेप में जो चेंजेस होगी उसके वजह से ही आपकी एटीपी की प्रोडक्शन हुआ करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी एटीपी की जो फॉर्मेशन है वह कैसे होती है, मेनली उसका कारण क्या है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होंगे उसके वजह से और आपकी एटीपी सिंथेटेज में जो उनके शेप में जो चेंजेस होती है उसके वजह के कारण ही आपके जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ करता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीपीपी यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज की, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि यह जो पाथवे है इसे हम हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या फिर वर्बर-लिपमैन-डिकिंस पाथवे भी कहते हैं, और ये आपकी ऑल्टरनेट मेटाबॉलिक पाथवे है किसकी, दैट ब्रांचेस फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। और यह जो है कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, और क्या होते हैं, सेल। यहाँ पे सर्व्स टू मेन पर्पस, दो मेन पर्पस इनका होता है। पहला पर्पस आपकी NADPH का प्रोडक्शन, दूसरा सिंथेसिस ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। ध्यान देंगे NADPH जो कि एसेंशियल है एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जैसे फैटी एसिड की सिंथेसिस हो गई और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गए। और यही अगर बात की जाए सिंथेसिस ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट की, तो यह रिक्वायर्ड है आपके न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड जो DNA RNA के फॉर्मेशन उनके लिए, ठीक है। तो ये पीपीपी जो है इसका आप इम्पोर्टेंस आप देख रहे हो, लोकेशन कहाँ है, साइटोप्लाज्म होगी, और यह ये एक्टिव टिश्यू जो होंगे, इट इज हाईली एक्टिव इन अ टिश्यू इन्वॉल्व इन अ लिपिड बायोसिंथेसिस सच एज अ लीवर, एडिपोज टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड्स। इन जगह पे इनका फॉर्मेशन जो है वो आपका होगा, मतलब इन्वॉल्वमेंट बेसिकली यहाँ पे आपका होता है। चलिए, इट इज ऑल्सो एक्टिव इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल, जो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने वाले हैं, ओके, जिनको दैट रिक्वायर्स न्यूक्लियोटाइड फॉर अ DNA एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उन जगह पे आपको ये पीपीपी आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंस क्या है देख लिया जाए। इम्पॉर्टेंस ये NADPH जो है वह आपकी प्रोवाइड करते हैं, जो इसेंशियल होती है फैटी एसिड के सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, और आपके मेंटेनिंग रिड्यूस ग्लूटाथायोन और प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, चलिए
यहाँ पे प्रोवाइड क्या करते हैं, राइबोस 5 फॉस्फेट, जो कि इसेंशियल होते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में। तीसरा आपके इंटरमीडिएट्स देते हैं किसके लिए, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो देख सकते हो ये सारी चीज़ों के लिए आपके पीपीपी यानी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं फेजेस इसके कौन कौन से हैं। तो फेजेस बेसिकली दो हो जाएंगे, कौन, एक ऑक्सीडेटिव फेजेस और दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव जहाँ पे NADPH और राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेंगे, और नॉन ऑक्सीडेटिव जहाँ पे शुगर यानी कि राइबोज 5 फॉस्फेट आपके फॉर्म होंगे न्यूक्लियोटाइड और सिंथेसिस, ये क्या होंगे किसके लिए, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए और आपके ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो इंटरमीडिएट्स जो चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेटिव फेजेस जो होंगी ये हमारी इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू प्रोड्यूस NADPH और राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेंगे। कुछ स्टेप्स हम इनके देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि बन रहे हैं 6 फॉस्फो, आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आपकी चेंज होंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन के रूप में, और एंजाइम्स आपकी होंगी यहाँ पे कौन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी। NADPS जो है, NADP+ जो है ये आपके रिड्यूस होंगे, NADPH का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कमिटेड स्टेप्स जो है यहाँ पे ये क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अच्छा जी, 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोनेट की लैक्टोन्स की अगर बात करें, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन की बात करें, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन की बात करें तो यह आपकी चेंज हो जाएंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, और वहीं ये चेंज हो, ध्यान देंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन जो है आपकी चेंज हो जाएंगे 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में, और एंजाइम आपकी लैक्टोनेज होंगी और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो जाएंगी। H2O वाटर आपकी एडेड होंगी हाइड्रोलिसिस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है आपकी राइबोलोज 5 फॉस्फेट में चेंज होंगी, और एंजाइम्स आपके जो है देख सकते हो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएंगे, और NADP+ जो है वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे NADPH में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेटिव फेज हो जाएंगी। प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ओके जी, चलिए सेकेंड बात करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। तो यह आपकी रिवर्सिबल होंगी, और इस फेज में आपकी क्या बनेंगे, तो शुगर फॉस्फेट है उनका प्रोडक्शन होगा, ताकि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के सिंथेसिस में और ये क्या कर सके, ये आपकी मदद कर सके, और साथ ही ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के भी ये काम आए। आगे देखते हैं कि इनके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो इनमें राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है राइबोज 5 फॉस्फेट के रूप में चेंज होंगे, एंजाइम आपकी फॉस्फोपेंटोज आइसोमेरेज हो जाएंगी, और राइबोज 5 फॉस्फेट जो है आपकी यूज होती है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। वहीं राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है जाइलोज 5 फॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे, और एंजाइम का यूज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉस्फोपेंटोज एपिमरेज जो है ये आपकी एंजाइम्स जो है वो यूज होंगी। ठीक है, चलिए थर्ड जो होंगी यहाँ पे ध्यान दे देंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट जो है प्लस जाइलोज 5 फॉस्फेट, ये आपकी सीडोहेप्टुलोज और 7 फेप्टोज जो है आपकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में आपकी ये चेंज हो जाएंगी। एंजाइम्स ये ट्रांसस्केल्टोज जो है आपकी एंजाइम्स आपकी ट्रांसकीटोलेज जो है आपकी यूज हो जाएंगी। TPP थायमिन्स पाइरोफॉस्फेट एक्ट करेंगे को एंजाइम्स के रूप में। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड आप 3 फॉस्फेट, ये दोनों आपके क्या होंगे, ये चेंज करे होंगे किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम्स आपकी ट्रांसएल्डोज यूज होंगे। वही इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, जाइलोज ये जो है आपकी 5 फॉस्फेट आपकी चेंज हो जाएंगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और एंजाइम आपकी ट्रांसकीटोलेज में आपकी क्या होंगी, यहाँ पे एंजाइम्स आपकी यूज़ हुआ करेंगी। तो ये देखो ध्यान से समझना, इतनी सारी चीज़ें जो है देखो यहाँ पे आपको मेजरली एंजाइम्स वगैरह जो है ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सी एंजाइम्स जो है वो किसके हैं। ठीक है, मतलब कि आपके ऑक्सीडेटिव में यूज़ हो रहे हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव में यूज़ हो रहे हैं, इसी तरह का यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रोडक्ट्स देख लेंगे कि प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में आपकी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि आपकी ग्लाइकोलिसिस में चले जाएंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपकी ग्लाइकोलिसिस में चले जाएंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट ये आपके न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में यूज हो जाएंगे। ओवरऑल जो रिएक्शन
रिएक्शंस होगी आपकी पीपीपी की, ये आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और 2 NADP प्लस जो है और वाटर का एडिशन ये सब होगा और आपकी राइबोस 5 फॉस्फेट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 2 NADPH और प्रोटॉन आपके फॉर्म होंगे। तो ये ओवरऑल आपकी रिएक्शंस रही। और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं तो रिक्वायर्ड्स होते हैं आपके एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए कौन, NADPH जो कि बायोसिंथेसिस में काम आएंगे, फैटी एसिड के सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल एस्टेरॉइड के सिंथेसिस में, मेंटेन करते हैं रिड्यूस आपकी क्या करते हैं स्टेट ऑफ ग्लूटाथायोन्स को और प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, और साथ में आपकी हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, किसके तो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड में। NADPH आपकी हेल्प करते हैं रिड्यूस ग्लूटाथायोन्स और ऑक्सीडाइज करेंगे ग्लूटाथायोन को वाया एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ठीक है, चलिए जी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस देख लेंगे कहाँ हो रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे लीवर में आपकी फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड सिंथेसिस, रेड ब्लड सेल में आपके मेंटेन करेंगे ग्लूटाथायोन, ये प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में फैटी एसिड साथ में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस और मिल्क प्रोडक्शन में मदद करेंगे। ट्यूमर सेल्स में हाई एक्टिविटी होगी, रैपिड सेल डिवीजन होगा, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा और फर्मेंटेशन जहाँ पे हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन का यूज़ ही नहीं हो रहा है और यहाँ पे इट रिलाइज ऑन द फर्मेंटेशन और आपकी टू एक्सट्रैक्ट द ATP। ATP को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं रह रहे हो। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रॉम ग्लूकोज एंड अनदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब आपकी ग्लूकोज हो गई, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, उस पर आप रिलाई कर रहे हो किसके लिए, आपके ATP के एक्सट्रैक्शन के लिए। चलिए फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हो आप ATP को फ्रॉम द ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे डज नॉट चेंज कंसंट्रेशन NAD प्लस और NADH और सिमिलर एनारोबिक रेस्पिरेशंस आपकी बट डजंट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे क्या होंगे, ये ETC इन्वॉल्व नहीं होगा। पर्पस क्या है फर्मेंटेशन का, तो ध्यान देंगे रीजनरेट करना NADP प्लस को, रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस टू कंटिन्यू और प्रोड्यूस ATP, जनरेट ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस और यहाँ पे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब फर्मेंटेशन आपकी होगी उस दौरान ध्यान देंगे कि यहाँ पे जनरली 4 तरह की आपकी रिएक्शंस होने वाली है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉमन ईस्ट होंगे, इस प्रोसेस में आपके शामिल होंगे ग्लूकोज आपके क्या होंगे चेंज होंगे पायरुवेट वाया ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ATP का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम कौन सी यूज हो रही है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, ये ब्रूइंग में, बेकिंग में और वाइन के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। आगे बात करेंगे ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन जहाँ पे, और ये कॉमनली आपके यहाँ पे कोलेस्ट्रीडियम, ये ब्यूटारिकम ऑब्लिगेट एनारोब्स जो है आपके ऑर्गेनिज्म यूज होंगे। क्या होगा प्रोसेस, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होंगे, फिर उससे ये ब्यूटारिक एसिड प्लस ATP में चेंज होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, ब्यूटारिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और ATP। ये क्या है, तो काउजेस फॉल स्मेल, बिल्कुल सड़े हुए, बहुत गंदी स्मेल आएगी, एकदम सड़े हुए बटर की तरह स्मेल आती है ड्यू टू द ब्यूटारिक एसिड प्रोडक्शंस। ठीक है, चलिए जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशंस की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और मसल सेल्स वगैरह जो है इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे क्या कहा गया, ग्लूकोज जो है वो आपकी पायरुवेट में चेंज होती है, पायरुवेट आपकी लैक्टिक एसिड और ATP में चेंज होगी। एंजाइम कौन सी है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड, NAD प्लस और ATP। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, हमारे जो मसल जब हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जब हम लोग करते, बोलते हैं इंटेंस एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं उस दौरान हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा थक जाती है। क्यों थक जाती है, तो भाई साहब जब आप कंटिन्यूसली आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस दौरान आपकी बॉडी को ना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाती, और मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है नहीं मिल पाती, और उसको जो है बोलते हैं ना फुल एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देता है। और यह जो है क्या होती है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा उतना तो मिल नहीं पा रहा है। उस दौरान जब आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब वो रिएक्शंस हो रही है ना, देन आफ्टर आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से स्वेलिंग वगैरह, क्रैम्प्स वगैरह जो है वो आपके होते हैं।
आगे चल के आप जो है मसाज वगैरह लेते हो, फिर सिकाई वगैरह करते हो, देन ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से फिर वो ठीक हो जाता है। बट यहाँ पे जो है चीज़ें ये रही कि हमारी मसल सेल्स में जो है इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान हमारी ऑक्सीजन की जो है फ्लो लो हो जाने के कारण जो है हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है। ठीक है, ये योगर्ट वगैरह चीज़ के प्रोडक्शंस में भी आपकी जो है लैक्टिक एसिड का यूज़ किया जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये कॉमनली एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जिसे एसिटोबैक्टर कहते हैं, ये इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या होगा, इथेनॉल से एसिटिक एसिड और एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एंड प्रोडक्ट आपने देख लिया। और बात करेंगे कि यहाँ पे ये आपके विनेगर बनाने में जो सिरका होता है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे, कंपैरिजन आप देख लेंगे यहाँ पे फर्मेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जो है, जो हमने अभी चारों देखे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन एंड प्रोडक्ट है, कौन से एंजाइम है, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टर्स जो है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेस्पिरेशन को। तो कई बार आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो है वो आपकी ये रेस्पिरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लेकिन ये फैक्टर जो है रेगुलेट करते हैं अवेलेबिलिटी एंड ब्रेकडाउन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच डायरेक्टली अफेक्ट द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा कि कुछ फैक्टर्स जो है, बेसिकली ये फैक्टर्स जो है आपकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की जो ब्रेकडाउन है उसको ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और जब आपकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उनकी ब्रेकडाउन अगर इन्फ्लुएंस होगी तो आपका जो रेस्पिरेशन है वह आपका इन्फ्लुएंस होगा, और इसके बदले आपकी जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन जो हो रही थी वह भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। तो सबसे पहली बात, हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर की बात करें तो डिहाइड्रेशन, मान लीजिए शरीर में पानी की कमी है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देंगी, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो आपकी जल्दी आपके इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे, उनका ट्रांसपोर्ट सही तरीके से नहीं होगा, और जिस वजह से आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो फैक्टर है यहाँ पे हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है, इस पे हाईली ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज द एरोबिक रेस्पिरेशन। जितना अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी रेट अच्छी खासी इंक्रीज होगी। और यह फाइनल, क्योंकि आपका ऑक्सीजन ही जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में काम करता है, किसमें, ईटीसी में। लाइट इंटेंसिटी, जो आपके प्लांट जो हैं हायर लाइट इंटेंसिटी वाले जो होंगे, इंक्रीज होंगे फोटोसिंथेसिस, जिस वजह से उनमें ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा जो कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब ज़्यादा वो बनेगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी अच्छा खासा होगा। टेम्परेचर की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी अच्छी खासी रहेगी, जिसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो आपके एक्सेलरेट होंगे और रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आपकी ये क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। मिनरल्स बात करें तो जैसे कि मैग्नीशियम, आयंस, आपके पोटेशियम्स, देन एसेंशियल एंजाइम्स, ये आपकी क्या है, आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसके लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मिनरल्स वगैरह अच्छे खासे अगर आपको मिल रहे हैं तो उससे भी आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे अच्छा खासा ये इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए मिनरल्स अच्छे खासे अगर नहीं मिल पा रहे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। टिश्यू इंजरी की बात कर लेते हैं तो इंजर्ड टिश्यू ऑफ एन इंक्रीज द रेस्पिरेशन एज अ पार्ट ऑफ रिपेयरिंग और हीलिंग प्रोसेस। और जो भी रिपेयरिंग, जो भी आपकी डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है, यहाँ पे जो है उसको हील करने के लिए हायर रेट ऑफ रेस्पिरेशन को फॉलो किया करती है, ताकि उसको क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके सेल डिवीज़न वगैरह करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारे जो रेस्पिरेशन रहे वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट, एंड आई होप कि आपको आज की जो मैंने बताई है चीज़ें वो आपको समझ में आई होगी। ऑल दो मैं आपको बोलूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो उम्मीद मत करना कि तुम्हें समझ में आएगी, ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से है। आप लोग में से कई ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच लेते हैं कि भाई हम ना वन शॉट रिवीजन लेक्चर उठाएंगे और एकदम मस्त तरीके से पहली बार ही पढ़ेंगे, एकदम एम्स क्लियर नहीं होता है भाई। ख्याली पुलाव नहीं बनाओ, रियल बोलते हैं ना, रियलिटी को फेस करो। देखो, हर किसी, तुम जो सोच रहे हो ना बच्चे, वो बस ख्यालों में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो बेहतर होगा कि सच में अगर एम है ना कि नीट हमको क्लियर करना है, तो पहले तो तुम जो है अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ, अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हारी छोटी छोटी जो फ्लॉज है ना उसको पहले सही करो भाई।
ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। कहा गया आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। मतलब यहाँ पे सिंपली बात ये कहा गया कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल की बात हो रही है। यहाँ पे कहा गया कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। मैलिक एसिड से ऑक्सिलरी एसिडिक बना, सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, आइसोसिट्रेट, लो ये हो गया तुम्हारा सी वाला। अयो डी क्यों, डी नहीं सी वाला, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा भाई, ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, और एक बार में पढ़ने से नहीं होता है। जो स्टेप्स जैसे बताए उसको जॉट डाउन करो, मल्टीपल टाइम उसको देखो, बोलो, रिपीट करो, तब जाके वो तुमसे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा कि यह जो है इसको आपको क्या करना है, मैच करना है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ध्यान से सुनिएगा, ये सिट्रिक एसिड साइकिल होता कहाँ है। अब कई बच्चे सोचेंगे, बोलेंगे अरे भाई मेरे को तो उतना याद नहीं है। अब चलो एक बात बताओ मुझे, ग्लाइकोलिसिस है, इसका याद है क्या तुम्हें? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। चलो बी का 1 लगा दिया, देखते हैं एक बार बी का 1 किसी में है, एल है, बी ये, यानी कि ए का हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। सिट्रिक साइकिल किस में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस किस में, साइटोप्लाज्म में। यह एटीसी किस में हो गया, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ हो गया, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लो हो गया, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो हमारी जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmosis के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है? तो ध्यान दे दीजिएगा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पंप तो होगा ही, ठीक है, प्रोटॉन आपकी ग्रेडियंट होगी ही, और साथ में आपका मेम्ब्रेन भी होता है, और एक और आ जाता है एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। ये बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, केमियोस्मोसिस कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया वाला बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो ये जो रहा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ये देखिए, ये आपको क्या करनी है, आपको मैच करनी है, ठीक है। अब जब आप इसको मैच करोगे तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक दो चीज़ पहले देखो, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अगर तुम्हें ग्लाइकोलिसिस का अगर याद होगा तो तुमको याद होगा कि ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे बोलते थे, ठीक है। अब ईएमपी पाथवे देख रहे हैं भाई साहब 3 में है, ये वाला तो ऑलरेडी कट गया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ देखो, वो ये कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, पायरुवेट, उसमें आपकी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यूज होती है तो ए का हो गया तुम्हारा 2, तो ये तो कट गया, अब बचा कौन, बी और डी, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रहा सी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तुम्हारा किस में होता है, ईटीसी, ईटीएस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो सी का 3, तो लो ये वाला तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक ये एसिड साइकिल जो है, ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज, ये सिट्रिक साइकिल की बात हो रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम अ ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। तो कितने अमाउंट ऑफ एसिड जो है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये आपकी रिलीज होती है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फेज, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो इसको याद रखना कि ये तुम्हारी 7% होती है, लेस देन 7% हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अरे भाई
What is the net gain of ATP when each molecule of a glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid? क्या कहा गया? नेट गेन ऑफ ATP कितनी होगी? तो यहाँ पे नेट गेन जब हमको निकालनी है ATP की कहा गया ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, तो कितने ATP बनेंगे? याद कीजिए था यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ जो हमारी क्या है टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट अकर्स ड्यूरिंग द TCA साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट जो है आपकी कितनी बार होती है? तो याद रख लेंगे ये आपकी 3 बार होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देख लेंगे हमारा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दैट विल बी द कि यहाँ पे क्या रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ATP सिंथेटाइज, ठीक है, सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स 5, ओके। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ओके। ड्यूरिंग aerobic respiration the role of oxygen is limited to the terminal space, okay, terminal stage. In ATC, one molecule NADH plus gives rise to ATP molecules and one FADH2 give rise to 3 ATP। ना गलत है, ये गलत हो जाएगी, यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि द नंबर ऑफ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ अ साइट्रिक एसिड साइकिल कितने हो जाएंगे? तो एक बार जो होगी आपकी उसमें आपका एक ही आपका क्या रहेगा? सबस्ट्रेट होगा। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके एक मिनट उप्स, ये लास्ट क्वेश्चन बच गया, सॉरी, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है याद रखेंगे। एंजाइम ऑफ अ TCA की बात करें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल यहाँ पे क्या होता है कि इनके लिए जो भी आपके एंजाइम्स होते हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। अच्छा जी। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होते हैं? साइटोसोल में मौजूद होते हैं। अच्छा जी। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट होते हैं एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आपका ये चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। बीच बीच में मैं जो तरीके बताती रहती हूँ कि आपको कैसे आपको चीज़ों को पढ़ना है, कैसे इसको जो है ध्यान में रखनी है, आई होप कि आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो बच्चे ये फेस करते हो कि भाई मुझे भी दी एक्चुअली मेंटरशिप प्रोग्राम में आनी है और मैं भी आपने जो प्रॉब्लम्स बताई मैं भी उस प्रॉब्लम को जो है फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे भी आपकी गाइडेंस जो है वो लेनी है। सो दैट वेलकम टू माई मेंटरशिप प्रोग्राम। आप यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हो और इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि यहाँ पे आपके हर एक सवाल का जवाब, हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मुझसे मिलता है। यहाँ पे हमारे और आपके बीच कोई तीसरा बंदा नहीं होता है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये इसकी प्राइस जो है इस आपके इन फ्यूचर ये इंक्रीज़ होंगे। सो दैट अभी फ़िलहाल एक नॉमिनल प्राइस पे आपको जो है ये अवेलेबल हो रही है। सो दैट उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर आओगे और मेरे साथ अपनी जर्नी में ज़रूर मुझे शामिल करोगे। तो चलो आज के इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और इसी के साथ मैं कहूँगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।